हेलो एवरीवन। चलिए देखिए, स्टडी फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायो फर्टिलाइजर। इसमें देखेंगे दीज आर द ऑर्गेनिज्म लाइक द बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फंजाई दैट इज माइकोराइजा विच एनरिच द सॉइल इन न्यूट्रिएंट्स। तो बायो का मतलब होता है लिविंग, तो बायो फर्टिलाइजर मतलब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनका यूज हम सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। इसमें आपके बैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं और फंजाई दैट इज माइकोराइजा आता है, जो सॉइल की न्यूट्रिशनल वैल्यू को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। सम इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर आर, कुछ के नाम दिए गए हैं, वन बाय वन करके देखते हैं। बैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर, कौन कौन से बैक्टीरिया जो हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसमें है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। तो राइजोबियम जो है ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है बाय द फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। नेक्स्ट है फ्रैंकिया। A nitrogen fixing filamentous bacteria is associated symbiotically with the root of nodules of non-leguminous plant like the Casuarina, Rubus, Alnus, Marica, etc. तो फ्रैंकिया जो होता है ये नॉन लेगुमिनस प्लांट में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या कौन कौन से हैं? एजेटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रिडियम, बेजेरैंकिया, बैसिलस, पॉलीमिक्जिया एटसेट्रा। लूज एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, अ बैक्टीरियम एजोस्पाइरुलम लाइपोफेरम फॉर्म्स द लूज एसोसिएशन, मतलब टाइटली नहीं बाउंडेड होता है, with the root of the maize and some Brazilian grasses which increases the crop yield। ब्लू ग्रीन एल्गी देखेंगे बीजीए, इसी को साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है, सॉरी ब्लू ग्रीन एल्गी कौन कौन से हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक द एनाबिना, आलोसिरा, टोलिपोथ्रिक्स, प्लेक्टोनिमाज आर मोस्ट कॉमन नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सब ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। आलोसिरा फर्टिलिज्मा इज द मोस्ट इफेक्टिव नाइट्रोजन फिक्सर ऑफ द राइस फील्ड। राइस फील्ड में सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है आलोसिरा का। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया कौन कौन से हैं? एजोला पिन्नाटा इज अ वेरी स्मॉल एक्वेटिक फर्न inoculated to rice field of Southeast Asian countries. Its leaf cavities contains the symbiotic Brugglin algae that is Anabina ajoli. एजोला पिन्नाटा इज द बेस्ट बायोफर्टिलाइजर फॉर द राइस। तो एजोला जो है राइस के लिए बेस्ट बायोफर्टिलाइजर माना जाता है। Farmers have reported up to 50% higher yield of rice by using the एजोला पिन्नाटा। कुछ फंगस के नाम देखेंगे। फंजाई एज ए बायो फर्टिलाइजर, माइकोराइजा है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द रूट ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगल हाइफी इज कॉल्ड द माइकोराइजा। जब फंगल फिलामेंट का हायर प्लांट के रूट के साथ एसोसिएशन हो जाता है तो उसको हम माइकोराइजा बोलते हैं। कुछ अदर टॉपिक हैं इसमें देखते चलेंगे। पहला है इसमें जर्म प्लाज्म कलेक्शन एंड कंजर्वेशन। तो जर्म प्लाज्म क्या होता है? सबसे पहले हम देखेंगे जर्म प्लाज्म।
It is the sum total of all alleles of the gene present in a cell of a crop and its related species. तो किसी भी क्रॉप के एक सेल के अंदर प्रेजेंट सभी जीन्स के एलील्स का जो सम होता है, टोटल एलील्स का जो कलेक्शन होता है, वही कहलाता है जर्म प्लाज्म। Total number of genes present in a cell. The entire collection of plant or seed having all the diverse allele for all genes in a given crop is called the germplasm collection. It consists of, पहला है cultivated improved varieties, improved variety that are no more cultivated, old local desi varieties, variety produced by the plant breeders, undistributed wild species related to the crop species. The sum total of different type of all genes and their alleles present in a population is called the gene pool. टर्म आता है जीन पूल। क्या होता है? तो टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन इज नोन एज जीन पूल। The gene pool of a population is not static, कभी भी फिक्स नहीं होता है। जेनेटिक इरोजन, इरोजन का मतलब होता है क्षय, लॉस। The loss of genes from a gene pool is called the genetic erosion। मतलब किसी भी पॉपुलेशन से कोई जीन लॉस हो जाए तो उसको हम जेनेटिक इरोजन बोलते हैं। जेनेटिक इरोजन अकर्स ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। क्यों होता है डिफॉरेस्टेशन? आप जंगलों को काट दे रहे हैं। अर्बन एक्सपेंशन, शहरीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। डैमेज टू इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एंड एडॉप्टेशन ऑफ जेनेटिकली यूनिफॉर्म मॉडर्न वैरायटी ऑफ द क्रॉप, और लगातार जो मॉडर्न वैरायटी है उसको तो जो पुरानी ओल्ड वैरायटीज हैं क्रॉप की, वो धीरे धीरे क्या हो रही हैं, उनके कैरेक्टर डिसअपीयर हो रहे हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग देखेंगे 11 मिलियन हेक्टेयर ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट डिसअपीयर एवरी ईयर। हर एक साल 11 मिलियन हेक्टेयर जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। देयर आर 4 बेसिक वे टू कंजर्व द प्लांट जर्मप्लाज्म। पहला कौन कौन सा बेसिक तरीका है प्लांट के जर्मप्लाज्म को कलेक्ट करने का, कंजर्व करने का, सुरक्षित रखने का, संरक्षित रखने का? तो पहला इसमें देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट इन वाइल्ड स्टेट, दैट इज इन नेचुरल हैबिटेट लाइक द फॉरेस्ट। तो उसको नेचुरल हैबिटेट में आप रखिए। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स इन बोटेनिकल गार्डन, या तो बोटेनिकल गार्डन में रखें। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट फॉर कल्टीवेशन इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। तो जो प्लांट्स हैं उनका कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर जो होना चाहिए, इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, खेती में उसका उपयोग करना चाहिए। प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट इन सीड फॉर्म और सम अदर सुटेबल फॉर्म। तो किसी भी प्लांट को प्रिजर्व करने का से बेसिकली जो सबसे ड्यूरेबल तरीका है वो उसके सीड के फॉर्म में है, कि आप उसके सीड के फॉर्म में उसको बहुत ज्यादा देर तक, बहुत ज्यादा दिनों तक जो है स्टोर करके रख सकते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन मतलब जिस लोकेलिटी में पाया जाता है वहीं पे आप उसको कंजर्व करिए, संरक्षित रखिए। इट मीन्स मेंटेनेंस ऑफ biological diversity in natural habitat like the forest and natural reserve like the national park, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, etc. In situ conservation of wild plant help in the protecting species threatened with the extinction. तो इन सीटू कंजर्वेशन से हमको फायदा ये है कि उस प्लांट स्पीसीज को हम एक्सटिंक्ट होने से, विलुप्त होने से बचा सकते हैं। अगला है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इट इज द कंजर्वेशन ऑफ सेलेक्टेड और रेयर प्लांट इन अ प्लेस आउटसाइड द नेचुरल होम। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन मतलब जो कोई रेयर प्लांट है उसको उसकी लोकेलिटी से हटा करके किसी दूसरे स्थान पर प्रिजर्व रखना, प्रोटेक्टेड रखना, एक्स सीटू कंजर्वेशन कहलाता है।
In this conservation, rare or selected plants material are grown in a specific garden. तो इसमें बेसिकली जो है हम ऐसे प्लांट्स का उपयोग करते हैं जो रेयर हैं, उनको हम प्रिजर्व रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, जिनको बाइलोबा is so common in United States because the cultivation of this plant is taken up by the gardeners. तो जिंको बाइलोबा जो है यूनाइटेड स्टेट में बहुत ही कॉमन है क्योंकि वहां के गार्डनर्स जो हैं इसका कल्टीवेशन करते हैं, खेती करते हैं। XC2 conservation includes the off-site collection and gene bank. XC2 कंजर्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, आउटसाइड कलेक्शन रख सकते हैं, किसी दूसरी लोकेलिटी के प्लांट को ला करके कंजर्व कर सकते हैं, या उसके जीनोम को हम कंजर्व कर सकते हैं जीन बैंक में। ऑफ साइट कलेक्शन क्या होता है? दे आर द लिविंग कलेक्शंस ऑफ वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज इन अ बोटेनिकल गार्डन और जू एटसेट्रा। तो ऑफ साइट कलेक्शन कहने का मतलब है किसी दूसरे स्थान के जानवर को या किसी स्पीसीज को हम अपने यहाँ के बोटेनिकल गार्डन में या जू में ला करके कंजर्व रखते हैं। जैसे कंगारू बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, लेकिन अगर आप अपने देश के भी चिड़ियाघर में जाकर देखेंगे, पार्क में जाकर के देखेंगे, वाइल्ड लाइफ पार्क जो होता है वहां पे देखेंगे, तो वहां पे भी ये स्पीसीज पाई जाती हैं। दैट मीन्स वो XC2 कंजर्वेशन है, मतलब उसको उसकी लोकेलिटी से, उसके लोकल प्लेस से हटा करके किसी दूसरी जगह पर कंजर्व किया गया है। नेक्स्ट आपका जीन बैंक फॉर प्लांट ब्रीडिंग पर्पज, दैट इज फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ प्लांट, अ लार्ज नंबर ऑफ वेराइटीज विद डिफरेंट कैरेक्टर्स आर नीडेड। तो प्लांट ब्रीडिंग पर्पज के लिए क्या चाहिए आपको? किसी भी वैरायटी के डिफरेंट कैरेक्टर्स के जीन की जरूरत होती है। हेंस द नंबर ऑफ प्लांट germplasm that is both wild and cultivated are collected and stored at suitable place. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वाइल्ड वैरायटी को भी हम कलेक्ट करते हैं, और जिस वैरायटी को हम कल्टीवेट कर रहे हैं, जिसकी खेती कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल तरीके से बहुत सालों से चला आ रहा है, उसको भी हम कलेक्ट करके रखते हैं। द प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन where the different plant material, that means genes, are kept and preserved is called the gene bank. तो ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पे हम प्लांट मटेरियल लाइक द जीन्स या उसके पार्ट्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, वो क्या कहलाता है? जीन बैंक कहलाता है। स्टोरेज ऑफ ड्राई सीड इज डन एट लो टेम्परेचर, that is -10 to -20 degree Celsius, because under these conditions the metabolic activity are minimum and prevent their germination. तो सीड को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर पर उसको प्रिजर्व रखते हैं। किसी भी चीज को अगर हम लो टेम्परेचर पर प्रिजर्व रखते हैं तो उसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है, मतलब ठंडी जगह पर उसको प्रिजर्व करते हैं -10 to -20 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि इस कंडीशन में उस सीड का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है वो बहुत ही कम हो जाता है और उसमें जर्मिनेशन नहीं होने पाता। सीड्स आर ऑफ टू टाइप, इसको छोड़ दीजिएगा आप। नेक्स्ट देखेंगे स्टोरेज ऑफ जर्म प्लाज्म बाय द टिश्यू कल्चर। जर्म प्लाज्म का कलेक्शन कैसे करेंगे हम, स्टोरेज कैसे करेंगे? टिश्यू कल्चर मेथड के द्वारा करेंगे। दिस टिश्यू कल्चर टेक्निक फॉर स्टोरेज ऑफ जर्म प्लाज्म इज यूज्ड इन केस वेयर, पहला नो सीड आर प्रोड्यूस, तो हम टिश्यू कल्चर मेथड उन प्लांट्स के लिए अपनाते हैं, उन प्लांट्स के जीन को प्रिजर्व कर रखने के लिए अपनाते हैं जिन प्लांट्स में सीड का प्रोडक्शन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल बनाना एंड शुगर केन। इसके अलावा स्पेसिफिक क्लोन इज टू बी मेंटेन्ड, जहां पे क्लोनिंग की गई हो प्लांट्स की।
बेस्ट मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर फॉर द जर्म प्लाज्म स्टोरेज इज सूट टिप कल्चर। तो देखिए, जो सबसे अच्छा तरीका है टिश्यू कल्चर का, टिश्यू कल्चर में क्या होता है, जो प्लांट का ग्रोइंग टिप होता है, प्लांट ग्रोइंग टिप, जैसे ग्रोइंग टिप, जहां पे ग्रोइंग टिप में कौन सी टिश्यू पाई जाती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाई जाती है। बेटा माइक ऑफ कर लो अपना, कोई भी हो, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। तो देखिए, प्लांट ग्रोइंग टिप जो होता है वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है डिवाइडिंग टिश्यू होता है। ये बेसिकली जैसे रूट टिप है, सूट टिप है, वहां पर पाया जाता है। प्लांट के रूट टिप पर पाया जाएगा या सूट यानी तने वाले सबसे ऊपरी हिस्से पर पाया जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लेकर के इसका कल्चर कराते हैं, तो वहां से इसके हम जर्म प्लाज्म को क्या करते हैं, कलेक्ट करके रख लेते हैं। तो बेसिकली इसमें लेते हैं हम क्या, सूट टिप कल्चर। सूट टिप कल्चर रैपिडली becoming preferred material for the international exchange of germplasm as they are more stable, easier to regenerate is to whole plant and produce the virus free clone plant। तो हम सूट टिप कल्चर क्यों करते हैं, क्योंकि इसका हम इंटरनेशनल एक्सचेंज कर सकते हैं। जर्म प्लांट का मतलब एक देश से दूसरे देश में आसानी से इसको भेज सकते हैं हम। दूसरी बात यह है कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, आसानी से रीजनरेट कर जाता है, और उससे रीजनरेट करके हम पूरा का पूरा प्लांट तैयार कर सकते हैं। Nowadays, germplasm of potato, cassava and banana are exchanged by this method। तो इस तरीके से पोटैटो है, कैसेवा है, बनाना है, एक्सेट्रा, इन सभी के हम जर्म प्लांट को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर स्टोरेज ऑफ जर्म प्लाज्म आर, पहला क्या है, इकोनॉमिकल, मतलब ज्यादा खर्चीला नहीं होता है। रिक्वायर्स स्मॉल एरिया फॉर द स्टोरेज ऑफ मेनी जीनोटाइप, कम जगह में आप ज्यादातर जीनोटाइप को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। कैन बी यूज फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेयर इंडेंजर्ड स्पीसीज, हम इस मेथड के द्वारा किसी भी इंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब जो खतरे के निशान के अंदर है, यानी कि जो डेंजर में है, यानी जो एलिमिनेट होने वाला, विलुप्त होने वाला है, उन स्पीसीज को हम क्या कर सकते हैं, दोबारा उनकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। इंटरनेशनल एफर्ट फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ क्रॉप जर्मप्लाज्म, पहला है सीरियल्स लाइक द राइस, व्हीट, मेज, राई, sorghum, bajra, etc. are the main source of food for the human population in the world, and rice alone constitute the staple food of more than 50% world's population। तो देखिए, मेनली पूरे दुनिया में जो है सीरियल्स यानी अनाज तो कई सारे हैं, जिसमें राइस है, व्हीट है, मेज है, राई है, sorghum है, बाजरा एक्सेट्रा है, लेकिन इसमें जो ह्यूमन पॉपुलेशन का ऑल ओवर द वर्ल्ड मेन फूड, स्टेपल फूड है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है, वो है राइस। अकेला राइस जो है वो 50% जो पॉपुलेशन कंजप्शन है उसको फुलफिल करता है। इंप्रूवमेंट इन राइस देखेंगे, हमने राइस की वैरायटी में टिश्यू कल्चर मेथड से जो है कई सारे चेंजेस लाए हैं, जैसे डॉर्फिंग जीन है, डी जियो ऊ जिन वाज नोटिस्ड इन द ताइवान में इस जीन को नोटिस किया गया था। ठीक है, अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। डॉर्फ वैरायटी का इंट्रोडक्शन किया गया था। एक्चुअली पहले जो है राइस के प्लांट जो है काफी लंबे हुआ करते थे, जिसकी वजह से वो ड्रॉट या एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव नहीं कर पाते थे। जैसे ड्रॉट है या विंड वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से फसलों का नुकसान हो जाता था। तो हमने क्या किया, सेमी डॉर्फ और डॉर्फ वैरायटी का इंट्रोडक्शन किया, जिसमें प्लांट हाइट छोटी होती है, वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस को बियर कर सकता है, यहाँ तक कि
वो सूखा पड़ने पर भी उसकी पैदावार अच्छी रहती है। तो कई सारे एडवर्स कंडीशन में भी वो सरवाइव कर सकता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, डॉर्फ वैरायटी का इंट्रोडक्शन किया था, और डॉर्फ वैरायटी के जीन का सबसे पहले जो डिस्कवरी है वो कहाँ पे किया गया था, ताइवान में किया गया था। दिस जीन produced many improved variety in the rice. This gene was picked up by IRRI, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये मनीला फिलीपींस में सिचुएटेड है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस में है। एंड incorporated to produce the high yielding early maturing IR8 and IR24 varieties। तो धान की दो वैरायटी, नई वैरायटी डेवलप की गई, IR8 एंड IR24 वैरायटी डेवलप की गई, जो कि हाई यील्डिंग, मतलब इनकी प्रोडक्टिविटी पैदावार बहुत ज्यादा है, अर्ली मैच्योरिंग बहुत कम समय में ये तैयार हो जाती है। IR36 वैरायटी ऑफ राइस इज रेजिस्टेंट टू द ग्रेसी स्टंट वायरस, अंडरलाइन कर लीजिएगा। IR36 जो है ये ग्रेसी स्टंट वायरस रेजिस्टेंट है, मतलब इस पे इस वायरस का इफेक्ट नहीं होता है। IR36 is high yielding variety of rice, has solved the major food problems in the एशिया। तो एशिया में इसने सबसे ज्यादा फूड प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, क्योंकि राइस की प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ गई, ओवरऑल पैदावार बढ़ गई। Prior to the Green Revolution, a dwarfing gene of wheat named the Norrin-10, देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले एक और जीन की डिस्कवरी हुई थी जिसका नाम था Norrin-10, was noted in the Japan and picked up by the American plant breeder। तो इस जीन की जो है डिस्कवरी सबसे पहले जापान में हुई थी, और इसका उपयोग जो है वो अमेरिकन प्लांट ब्रीडर या रिसर्चर ने इसका उपयोग किया था, Norrin-10, अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डॉक्टर नॉर्मन ई बॉरलॉग या एन बॉरलॉग मैक्सिकन व्हीट ब्रीडर थे। ये डेवलप द मेनी डॉर्फ व्हीट वैरायटी लाइक द सोनारा 64 एंड लर्मा रोजो 64, अंडरलाइन कर लीजिएगा। डॉक्टर नॉर्मन ई बॉरलॉग ये मैक्सिकन व्हीट ब्रीडर थे। डॉक्टर नॉर्मन ई बॉरलॉग, इनका पूरा नाम है डॉक्टर नॉर्मन ई बॉरलॉग। इनको हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। ये हरित क्रांति के जनक हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, अगर इंडिया आपसे क्वेश्चन में बढ़ा दिया गया है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, इंडिया में बताइए कि ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है, तो वो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इनको हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बोलते हैं। बट अगर आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, देन योर आंसर शुड बी द नॉर्मन ई बॉरलॉग। ओके, Norman E. Borlaug got the Nobel Prize for the Peace in 1970। 1970 में नॉर्मन ई बॉरलॉग को नोबेल प्राइज मिला था फॉर द पीस। In 1963, two Mexican wheat variety named है Sonara 64 and Lerma Rojo 64 and a Japanese variety Norrin-10 were introduced in India, but these varieties could not adapt to the Indian condition। तो इंडिया में जो है सोनारा 64 और लर्मा रोजो इसको इंट्रोड्यूस किया गया कि यहाँ पे अब इसकी खेती होगी, क्योंकि इसकी पैदावार जो है बहुत ही ज्यादा है।
तो उसके लिए इसका उपयोग किया गया। बट ध्यान दीजिएगा कि इसके लिए जो इंडियन इन्वायरमेंटल कंडीशन थी वो सुटेबल नहीं थी, यानी यहाँ पे ये वैरायटी जो है वो आसानी से ग्रो नहीं की जा सकती थी। इसके साथ नॉरिन 10 भी इंट्रोड्यूस किया गया था। दे वर सब्जेक्टेड टू म्यूटेशंस एंड सिलेक्शन एट इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये है IARI है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है अंडर द डायरेक्शन ऑफ डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो इन दो वैरायटी जिनका नाम था सोनारा 64 एंड लर्मा रोजो 64, इन दो वैरायटी, ये वीट की दो डॉर्फ वैरायटी थी जिनका इंट्रोडक्शन किया गया था इंडिया में। तो इंडिया में डॉक्टर MS स्वामीनाथन के अंडर में इनमें क्या किया गया, म्यूटेशन कॉज कराया गया, मतलब जेनेटिकल चेंजेस लाए गए जिससे ये यहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशन को अडॉप्ट कर सके। तो देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड क्या होता है, दो डिफरेंट स्पीसीज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट को एक साथ मिला करके जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस किया जाता है वो कहलाता है हाइब्रिड। मेटिंग बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स और लाइंस विच आर डिफरेंट इन द जीनोटाइप, जो जीनोटाइप में डिफरेंट हो, अलग अलग हो, यानी दो डिफरेंट स्पीसीज हो, या उसी के लिए एक टर्म यूज करते हैं लाइंस। Hybridization is the most common method for the creation of genetic variation. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम में जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अगर कोई भी चेंजेस लाने हैं तो उसके लिए जो सबसे कॉमन तरीका वो है हाइब्रिडाइजेशन। लाइंस देखिएगा, लाइंस की डेफिनेशन दी गई है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफन सिमिलर इन द जीनोटाइप, तो उनको हम लाइंस बोलते हैं, जो रिलेटेड बाय डिसेंट, मतलब जो एक दूसरे से रिलेटेड हो एंड उनका जीनोटाइप जो है वो सिमिलर हो। हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द टू डिफरेंट लाइन। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट लाइन या दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में करते हैं। दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में करेंगे तो उसको इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। द प्लांट which are crossed together may belong to the same species or different species or different genera। तो जिन प्लांट्स को हम सेलेक्ट करते हैं ब्रीडिंग के लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए, वो प्लांट्स सेम स्पीसीज के हो सकते हैं लेकिन उनकी वैरायटी डिफरेंट होगी, या डिफरेंट स्पीसीज के हो सकते हैं, या फिर डिफरेंट जेनेरा के भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग तो अब अभी पढ़ के आए हैं। When two individual of a species, एक ही स्पीसीज के दो इंडिविजुअल्स के बीच में जब क्रॉस कराया जाए, which have which have common ancestry are mated together, जिनके एंसेस्ट्री कॉमन हो, यानी उनकी कॉमन जनरेशन के हो, एक ही जनरेशन के हो। मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग इज सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसमें प्लांट्स के केस में इसी को हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। उसी प्लांट का जो पॉलन ग्रेन होता है उसी प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है, तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं या इनब्रीडिंग बोलते हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, दैट इज लॉस ऑफ विगर ड्यू टू द इनब्रीडिंग। तो इनब्रीडिंग की वजह से क्या होता है, कभी कभी कोई रिसेसिव जीन होमोजाइगस कंडीशन में अपीयर हो जाता है जिससे उसका प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। Cross-pollinated species show the inbreeding depression, but self-pollinated species do not show the inbreeding depression. Plants of cross-pollinated species are highly heterozygous.
Therefore, they contains the recessive allele of most of the gene in the heterozygous state. तो जो ऐसे प्लांट जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, उन क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट्स में देखिए ऊपर वाला पॉइंट जो है थोड़ा सा उल्टा हो गया। क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज सोज द, यहां कर दीजिएगा डज नॉट सोज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, बट सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज सो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। एक्चुअली क्रॉस पॉलिनेटेड में इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होता है, जबकि सेल्फ पॉलिनेटेड में इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में जो है होमोजाइगस रिसेसिव जीन एक साथ आ सकते हैं, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन के दौरान ऐसा नहीं होता है, वो हमेशा हेट्रोजाइगस जीन वहां पे प्रेजेंट होता है। When these are subjected to inbreeding, that is increase in homozygosity, and many recessive harmful alleles also become the homozygous। तो यहाँ पे कोई रिसेसिव एलील, अगर मान लीजिए कोई एलील है ए, इसका रिसेसिव फॉर्म है ए, तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन कहलाता है। अगर ये रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में आ गया, यानी स्मॉल ए आ गया, तो फॉर एग्जांपल है सिर्फ ओनली स्मॉल ए, तो ये कहलाएगा होमोजाइगस रिसेसिव एलील, और इस कंडीशन में ये अपना एक्सप्रेशन शो करता है, और जिस भी इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो इफेक्ट कॉज करेगा। While in self-pollinated crops, allele becomes rapidly homozygous, then harmful alleles are removed by the selection। तो सेल्फ पॉलिनेशन के दौरान क्या कर सकते हैं हम, जो रेसेसिव एलील होते हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में अपीयर होंगे, तो उनको हम क्या करते हैं, प्रोसेस होता है सिलेक्शन, प्लांट का सिलेक्शन करके हम उनको एलिमिनेट कर देते हैं। तो इस तरीके से इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होने पाता है। अगला देखेंगे पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी मतलब होता है चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर इन द मल्टीपल ऑफ हैप्लॉइड। जैसे मान लीजिए कोई हैप्लॉइड है एन इज इक्वल टू समथिंग, कोई क्रोमोसोम ले लीजिए जैसे 8 है, तो अगर इसकी पॉलीप्लॉइडी होगी तो इसके मल्टीपल में इसका क्रोमोसोम नंबर बढ़ेगा। दैट मीन्स 2n, 3n, 4n एटसेट्रा। ठीक है, तो इसके मल्टीपल में जब क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज करता है तो वो कहलाता है पॉलीप्लॉइडी। और एनोप्लॉइडी होता है एनी चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर, पीछे आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, जेनेटिक डिसऑर्डर में। तो यहां देखिएगा पॉलीप्लॉइडी क्या होता है। द ऑर्गेनिज्म और प्लांट which contains more than 2 complete set of chromosomes is called the haploid, sorry polyploid। तो 2 से अधिक कंप्लीट सेट हो, more than 2 complete sets, तो उसको पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। Depending upon the number of chromosomal sets, the individuals are given different name, that is monoploidy, डिप्लॉयड 2n होगा, ट्रिप्लॉयड 3n होगा, टेट्राप्लॉयड 4n होगा, पेंटाप्लॉयड 5n होगा, हेक्साप्लॉयड 6n होगा। फॉर एग्जांपल वीट, यहाँ 6n इक्वल टू 42 होता है, तो यहाँ वीट की वैरायटी जो है वो हेक्साप्लॉयड है। कैसा है? हेक्साप्लॉयड है। इसके बारे में आगे डिटेल में हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, जेनेटिक्स में दोबारा आएगा पॉलीप्लॉइडी और एनोप्लॉइडी, तो वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीपल में क्रोमोसोम नंबर बढ़ रहे हैं। एन है मोनोप्लॉइड, 2n है डिप्लॉयड, 3n है ट्रिप्लॉयड, 4n है टेट्राप्लॉयड, 5n है पेंटाप्लॉयड एंड हेक्साप्लॉयड एक्सेट्रा। तो हेक्साप्लॉयड में एग्जांपल दिया है वीट, 6n इक्वल टू 42 होता है। पॉलीप्लॉइड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द जाइगेटिज्म। तो जितना पॉलीप्लॉइडी बढ़ती जाएगी उतना ही उसका साइज जो होगा वो बढ़ेगा। जाइगेटिज्म कहने का मतलब है भीम का है, मतलब उसका साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। जैसे जाइगेटिज्म एक बीमारी होती है,
जाइगोटिज्म जो है ये डिजीज होता है, ये ह्यूमन के केस में जब ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज कर जाता है, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज कर जाता है तो जाइगोटिज्म कॉज करता है। मतलब यूजुअली जो है पर्सन की हाइट जो होती है वो मोर देन 7 फीट होती है, 7 फीट से ज्यादा की हाइट होती है उसकी। फॉर एग्जाम्पल जो है एक रेसलर है, इंडियन रेसलर है खली, नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसको भी यही बीमारी है जाइगोटिज्म की। इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म पॉलीप्लॉइडी इज इंड्यूस्ड। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, हम पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस्ड पॉलीप्लॉइडी अपनाते हैं, मतलब जानबूझ करके उसमें हम प्लॉइडी क्रिएट करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ एग विथ मोर देन वन मेल गैमीट। तो इस केस में क्या होता है, फीमेल गैमीट का फ्यूजन जो है एक से अधिक मेल गैमीट के साथ हम करा देते हैं। तो यूजुअली जब नॉर्मल फ्यूजन होता है तो एक फीमेल गैमीट एन होता है, मेल गैमीट एन होता है, इन दोनों के फ्यूजन से 2n बनता है। लेकिन अगर एक ही मेल फीमेल गैमीट है एन और इसकी 2 मेल गैमीट से फ्यूजन करा दी जा रही है तो ये टोटल जो मिलकर बनाएगा वो होगा 3n, यानी ट्राइप्लॉइड होगा। ठीक है, तो ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा। तो प्लॉइडी जितनी ज्यादा इंक्रीज करती जाएगी उसका साइज जो है वो बढ़ता जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। प्लॉइडी कैन बी यूज्ड आर्टिफिशियली बाई कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट। तो कॉल्चिसिन के द्वारा जो है हम पॉलीप्लॉइडी को आर्टिफिशियली भी करा सकते हैं। कॉल्चिसिन इज एन एल्केलॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉल्चिकम ऑटमनेल। ये फैमिली लिलिएसी से बिलोंग करता है, केमिकल होता है, एल्केलॉइड है। इन सम प्लांट ट्रिप्लॉइड्स आर हैविंग मच बिगर एंड इंक्रीज फ्रूट साइज, एग्जाम्पल एप्पल एंड पियर। तो ट्रिप्लॉइड के केस में हम एक्चुअली देखते हैं ट्रिप्लॉइड में जो साइज होता है वो मच बिगर होता है, बहुत ज्यादा होता है, बड़ा होता है साइज। फॉर एग्जाम्पल ट्रिप्लॉइड स्टेज में हम क्या करते हैं, ऐसे प्लॉइडी करके हम फ्रूट का साइज बढ़ा लेते हैं, जैसे एप्पल है, पियर है, इन सब का साइज जो है बढ़ा लेते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट देखेंगे म्यूटेशनल ब्रीडिंग। तो म्यूटेशनल ब्रीडिंग देखिए क्या होता है। म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज म्यूटेशन। जेनेटिक मटेरियल में अगर अचानक से कोई चेंज हो जाए, जीनोम में कोई चेंज हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है, सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। Plant breeding, it is a purposeful manipulation of plant species in order to create the desired plant type that are better suited for the cultivation, gives better yield and are disease resistant। तो देखिए म्यूटेशनल ब्रीडिंग का पर्पज क्या है हमारा, हम क्यों किसी भी प्लांट के जीनोम में चेंज कराना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि उसकी प्रोडक्टिविटी यानी पैदावार बढ़ जाए, ठीक है, उसको आसानी से हम उगा सकें और वो डिजीज रेजिस्टेंट हो, उसको उस प्लांट्स को या उसमें फ्रूट में कोई डिजीज ना हो, प्लांट रिलेटेड डिजीज ना हो। प्लांट ब्रीडिंग में बी डिफाइंड एज द ब्रांच विच डील्स विद द इम्प्रूवमेंट इन द हेरिडिटी ऑफ द क्रॉप एंड प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू वेराइटी विच आर सुपीरियर टू अर्लियर वन इन ऑल रेस्पेक्ट्स। ठीक है, तो देखिए प्लांट ब्रीडिंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाते हैं। कैसे, नई वैरायटी को फॉर्म करके, नई वैरायटी क्रिएट करके, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके, जो कि पहले वाली से ज्यादा सुपीरियर हो और सभी एस्पेक्ट में, सभी तरीकों में। इम्प्रूवमेंट में भी इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट। पहला है इंक्रीज इन यील्ड ऑफ सीड, पहली बात तो सीड की पैदावार अधिक हो, फाइबर, ऑयल एटसेट्रा।
फाइबर ज्यादा मिले, ऑयल ज्यादा मिले, रेजिस्टेंट टू डिजीज रेजिस्टेंट हो, इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो, पेस्ट रेजिस्टेंट हो, ड्रॉट, फ्रॉस्ट एंड कोल्ड एटसेट्रा, इन सभी से रेजिस्टेंस शो करता हो, यानी किसी भी एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में वो आसानी से क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। इसके अलावा एक पॉइंट और है, एडॉप्टेबिलिटी टू अ वाइडर रेंज ऑफ कंडीशन एटसेट्रा, मतलब कई सारे कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर सके है, चाहे ड्रॉट की कंडीशन हो या फ्लड की कंडीशन हो एटसेट्रा, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में भी वो क्या कर सके, हॉर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट प्लांट ब्रीडर्स। तो इनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट प्लांट ब्रीडर्स के बारे में। मोस्ट प्रोबेबली जो है कल ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, स्टडी फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। देन हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर रहेगा एवोल्यूशन।